मैंने सोचा नहीं कि मैं आज आपके साथ इंटरव्यू करती दिखाई दूंगी और फिल्मों में गाऊंगी और ये सब तो कभी सोचा ही नहीं था। और जो भी हुआ आई थिंक बहुत अपने ही तरीके से हुआ है और आज मैं यहाँ तक पहुँची है। डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे थे जी फिर आपने चेन्नई में ए.आर. रहमान के क्लास में नहीं तो चेन्नई में मैंने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की। मैं स्कूल तक कलकत्ता में थी और कॉलेज मैंने चेन्नई में किया। वहीं पे एक्चुअली म्यूज़िक करियर शुरू हुई और वहाँ पे अचानक मैं फिल्मों में गाने लगी, रहमान सर के फिल्मों में, फिर अनिरुद्ध के साथ एक गाना गाया, फिर करते करते साउथ इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी फिल्मों में काम करने लगी मैं। तो जब तक मैं मतलब इंटर्नशिप तक पहुंची तब तक काफ़ी फिल्मों में थोड़ा सा फेमस हो गई थी मैं। तो बहुत अजीब था क्योंकि मैं मतलब कॉलेज में से लैब कोट पहन के घूम रही हूँ, क्लासेस कर रही हूँ और फ्रेशर्स जो है वो आके मेरे साथ पिक्चर्स लेते थे क्योंकि सबको पता था कि एक सिंगर है कॉलेज में। तो यहीं से बेसिकली मेरी मैं एक्चुअली बहुत एम्बैरेस हो जाती थी। एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि कॉलेज में जो सबको रैग करते हैं, मतलब रैग तो नहीं करते हैं बट मतलब बेफजूल रैगिंग जो होती है कि अपना इंट्रोडक्शन कराओ, मैं सब चीज़ से बच गई क्योंकि मेरे गाना गाने का वो चीज़ सबको पता था। तो बेसिकली मुझे गाना गाना पड़ता था सबके लिए, जो बहुत मेरे लिए तो बहुत ईजी था। तो मैं बहुत जल्दी बेसिकली सीनियर्स की फेवरेट बन गई क्योंकि मुझे परेशान नहीं किया उन्होंने। बेसिकली बहुत सपोर्टिव रहे हैं मम्मी पापा। और इवन दो आई एम एन ओनली चाइल्ड, यूजुअली ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आप ओनली चाइल्ड हो तो दूसरे सिबलिंग के पीछे आप छुप नहीं सकते। बट मैंने एक्चुअली खुद से जो भी डिसीजन लिया, उनको एक्चुअली पता है कि मैं बहुत मतलब सेंसिबल बचपन से ही थी। तो अगर मैंने म्यूज़िक चूज़ भी किया तो सोच समझ के किया। तो कभी कुछ नहीं बोला। लाइक हमारे यहाँ पे तो पहले मैं आधी बंगाली हूँ, सब बहुत खुश है कि मैं सिंगर हूँ। बंगालियों में सिंगर का खून ही रहता है बचपन से। तो आर्ट्स, डांस, म्यूज़िक ये चीज़ें मतलब बंगाल में बहुत सेलिब्रेटेड हैं। तो कभी कोई अपसेट नहीं होगा अगर फैमिली में कोई सिंगर हो। पहला प्यार एक्चुअली डांस था। सबसे पहले मैंने ओडिसी सीखना शुरू किया, बहुत छोटी थी मैं तब, और उसके 1 या 2 साल बाद मैंने हिंदुस्तानी सीखना चालू किया। और जब मैं डांस सीख रही थी तो एक्चुअली म्यूज़िक से ही प्यार था, बट वो डांस के माध्यम से हुआ क्योंकि वो जब मैं डांस सीखती थी तो बोलियां हैं, जो श्लोक होते हैं और जो मेलोडीज़ भी होते हैं, मैं वो गा के डांस करती थी जब बहुत छोटी थी। तो मतलब म्यूज़िक का ही प्यार था, बट वो आया एक दूसरे रूप में। जो मुझे याद है वो है कि जैसे मैंने कहा कि मैं कलकत्ता में बड़ी हुई हूँ और वहाँ पे दुर्गा पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल है और हर इलाके में पंडाल बनते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। तो मैं शायद 5-6 साल की थी या 4-5 साल की थी जब मैंने मतलब स्टेज पे जाके कुछ तो एक गाना गाया। मुझे वेगली याद है कि मैं चढ़ के कुछ एक फिल्म टाइप का गाना ही गाया होगा मैंने। तो एक्चुअली दैट्स द स्टोरी। वो मुझे परफॉर्मेंस मोर और लेस याद है और वो भी स्टोरी है ऑफ माई स्टार्टिंग टू लर्न म्यूज़िक। क्योंकि पहले मेरे मम्मी ने जाके हमारे म्यूज़िक टीचर को बताया कि शी वॉन्ट्स टू लर्न म्यूज़िक, कैन शी एनरोल विथ यू। तो उन्होंने बोला कि वो बहुत छोटी है, अभी वो थोड़ा मैच्योर होने दो गाना सीखने के लिए। फिर उसी टाइम दुर्गा पूजा के टाइम में मैंने कुछ तो परफॉर्मेंस किया, गाना गाया स्टेज पे। और उसके बाद शॉपना आंटी, मतलब वो मैं उनको शॉपना आंटी बुलाती हूँ, बचपन से वही बुला रही हूँ। और उन्होंने मम्मी को जाके बोला कि नहीं, एक्चुअली शी इज़ इन ट्यून, शी हैज़ अ सेंस ऑफ म्यूज़िक, तो भेज सकते हो। वो आई मीन कंपैरिजन मैं खुद एक्चुअली किसी के साथ कंपेयर नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है सबका आइडेंटिटी बहुत इंडिविजुअल होता है। ऑल्दो दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, बट आई थिंक सबका अपना पहचान होता है। और ये मैं कह सकती हूँ कि मुझे स्टेज पर रहना बहुत पसंद है। ये नहीं कि अब मैं सिंगर हूँ इसीलिए मैंने अडेप्ट किया या खुद को परफॉर्मर बनाया। आई थिंक बचपन से ही मुझे स्टेज पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और ऑफ कोर्स
एज आई हैव ग्रोन ओल्डर और थोड़ा मतलब ज़्यादा शोज़ करते 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 वो एक आपका एक बॉडी लैंग्वेज बन जाता है स्टेज पे, एक आइडेंटिटी बन जाता है जो कभी कभार आपके नॉर्मल लाइफ से बहुत अलग होता है। आप कई लोग, मैंने कई कॉमेडियंस देखे, मैंने कई सिंगर्स, एक्टर्स जो ऑफ स्टेज और ऑन स्टेज बहुत अलग होते हैं, और कई लोग बहुत सिमिलर भी होते हैं, बट कुछ तो अलग होता ही है स्टेज पे, जो आई थिंक मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ पता नहीं, बट डेफिनेटली एक अलग फीलिंग आता है अंदर से स्टेज पे, पता नहीं आई थिंक मुझे पसंद है टू यू नो लाइक अपने शोज़ में, अपने लाइक इवेंट्स पे मैं खुद को ही मोस्ट ऑफ द टाइम स्टाइल करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है टू लाइक आई थिंक वो भी क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, टू यू नो योर स्टाइल लैंग्वेज, आप क्या कहना चाहते हो अपने सिलोएट के थ्रू, अपने कपड़ों के थ्रू, क्यों ये कलर वो कलर। इनफैक्ट हमने जो ये टूर किया पूरे मार्च में, मैंने पूरे बैंड के लिए जो विजुअल एस्थेटिक था डिज़ाइन किया, क्योंकि आई हैड अ थीम इन माई माइंड कि मुझे ऐसा करना है। तो आई थिंक बिकॉज विजुअल आर्ट्स भी आर्ट्स है और क्रिएटिविटी का एक हिस्सा है, और इसलिए शायद मुझे पसंद है टू यू नो टू स्टाइल एंड टू लाइक इनकलकेट फैशन। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मैं आई एम एन ओनली चाइल्ड, और दोनों पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं, तो मैं ऐसे घर में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे बहुत न्यूक्लियर फैमिली है, नॉट अ जॉइंट फैमिली। तो ऐसे घर के डायनामिक में पेट रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले से ही नो मिल जाता है कि कोई रहता नहीं है घर पे, हम लोग काम करते हैं, तुम स्कूल जाते हो, कौन देखभाल करेगा, कौन पालेगा। तो जब भी मैं, और मुझे बचपन से एनिमल्स पसंद है, ऑल एनिमल्स, तो जब भी मैं पूछूँ कैन आई गेट अ डॉग, मैं मम्मी बोलती थी पहले खुद को पालना सीखो फिर किसी और को पालना सीखो। तो ये डायलॉग मुझे बचपन से मिला है, और जब मैं लाइक बॉम्बे शिफ्ट हुई और खुद से रहने लगी, तो फिर भी मुझे इतना प्यार है कि इतना ज़्यादा प्यार है कि मुझे घर के अंदर नहीं रखना है कुत्ता या जो भी बिल्ली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको फ्री रहना चाहिए। तो मेरे लाइफ में भी जो भी एनिमल्स आए, काफ़ी मतलब देव कम थ्रू सम रेस्क्यू, या मतलब उनको अबैंडन किया गया है, उनकी मम्मी यू नो नहीं मिली, ऐसे करते करते जो भी जिनको भी मैंने पाला है इस बैकग्राउंड से पाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको घर में नहीं रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए। क्या होगा, क्या गाना तो निकल गया, अभी एक था राजा, उन्होंने एक एल्बम लॉन्च किया, ड्रॉप किया, उसमें मैंने गाना गाया विद बादशाह एंड डिवाइन, जो मेरे लिए एक एक्साइटिंग चीज़ था, क्योंकि डिवाइन के साथ बहुत दिन से मुझे काम करने का मन था। और गाना भी आई थिंक पूरे एल्बम में काफ़ी, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग वो सजना, काफ़ी प्यार मिल रहा है इस गाने को, और बहुत वही चाहिए ना एक आर्टिस्ट को कि आप हमारे गाने सुनो और अपनाओ और सबके साथ शेयर करो और सुनते रहो। ये मुझे भी नहीं पता इसका मतलब कैसे हुआ वो नहीं पता, बट हो तो गया वो पता है। बेसिकली मैं इनफैक्ट उस टाइम बॉम्बे में रहती भी नहीं थी, अप डाउन कर रही थी, क्योंकि मेरे सारे दोस्त धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे चेन्नई से बॉम्बे, और मैं आती जाती थी। और फिर प्रीतम दा के स्टूडियो में कुछ मतलब किसी ने मेरी कुछ तो डेमो या कोई AR सर के साथ गाना सुनाया होगा, तो मुझे स्क्रैचेस के लिए बुलाने लगे। इनफैक्ट मैंने काफ़ी फेमस गानों के स्क्रैचेस भी गाए, जैसे आई थिंक कौन सा गाना, ब्रेकअप सॉन्ग का स्क्रैच गाया मैंने, और ये क्या अमित का कौन सा गाना है, अरे यार सैया मेरे ब्यूटीफुल सैया नहीं है, ये कौन सा गाना है, ये भी मैंने स्क्रैच गाया है इस गाने का। ये वरुण धवन की फिल्म का है, वो नहीं पता, बट प्रीतम दा का गाना है वो मुझे पता है। बट वो इसका भी मैंने इनफैक्ट आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली, अभी आई कुड बी रॉन्ग, बट आई थिंक जिस दिन मैं ये गाना गाने गई, सैया मेरी ब्यूटीफुल व्हाटएवर सैया, तो उस टाइम मुझे ये डब करके मैं निकली, और एक और लिरिक्स शीट पकड़ाया गया, और ये भी तेरी आवाज़ में ट्राई करते। और मैं पढ़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कुछ तो है तुझसे राब्ता, तो एग्जिस्टिंग गाना है, तो उन्होंने बोला कि कुछ तो एक फिल्म है मनमा इमोशन जागे रे। अरे आई डिडंट अंडरस्टैंड फ्रॉम, मैं लिपसिंग देख रही थी,
हाँ तो फिर से घुसी मैं स्टूडियो में, उसी दिन था शायद मोस्टली उस जब मैंने ये गाना डब किया। वो मेरी आवाज़ में निकली नहीं, वो तो दूसरी कहानी है, बट फिर मैं गई स्टूडियो में और मैं गा रही हूँ और वर्स तो मतलब अलग था, एंट्री अलग थी और ये सब। तो फिर राब्ता के काफ़ी ड्राफ्ट्स हुए और हर बार मुझे बुलाते रहे और हर बार मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब ज़ीरो, माँ कसम ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने वो गाना गाया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे रखते, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे मैथ्स चल रहा था कि इतना बड़ा गाना। फिर उन्होंने बताया कि शायद दीपिका विल बी द फेस ऑफ द सॉन्ग, तो इतना सब सुन के मुझे लगा कि यार फिर तो कोई बड़े सिंगर को जो बहुत इस्टेब्लिश्ड है उनसे गवाएंगे। और मैंने तो कुछ हिंदी में गाया ही नहीं तब तक, मतलब कोई रिलीज्ड गाना था ही नहीं मेरे साथ। तो फिर करते 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 मैं कलकत्ता चली गई। फिर प्रीतम दा से कॉल आया और वो बोले कि तू कहाँ है? तो मैंने बोला मैं कलकत्ता में हूँ। तो बोले कि हम लोग फ़्लाइट बुक कर रहे हैं, तुम इधर आ जाओ, फिर रहो जब तक ये गाना निकले। फिर 3-4 दिन मैं थी बॉम्बे में और वो लोग चेंज करते रहे, बिकॉज उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि एक बहुत बड़ा गाना है, टाइटल ट्रैक है फिल्म का, ये वो। तो लिरिक्स चेंज, ट्यून चेंज करते 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 अचानक निकल गया मेरी आवाज़ में। फिर मैं ऐसे लिटरली एक दोस्त के घर में बैठ के गाना सुनते, मतलब मुझे आई कुड नॉट बिलीव इट कि ये गाना मेरी आवाज़ में निकल गया। और फ्रेंड्स, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मैसेज कर रहे हैं कि इज़ दैट रियली यू, आई कॉन्ट बिलीव इट, दिस दैट ये सब चल रहा है। और मैं मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस चल रहा है। और फिर मैं दोस्त के घर में बैठे बैठे सोच रही हूँ आई गेस आई शुड शिफ्ट टू बॉम्बे। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ राब्ता एंड स्टोरी ऑफ शिफ्टिंग टू बॉम्बे। दैट्स सो अमेजिंग। मतलब कहाँ आपने सोचा भी नहीं था, जहाँ आप सोच रहे नहीं मिलेगा बट मिल गया वो। वो अच्छी बात थी। आपने अभी एक मेंशन किया कि मतलब कभी कभी होता है, मतलब मैंने ये सुना भी है कुछ सिंगर्स का कि उनसे गाना गवा तो लेते हैं पर जब वो रिलीज होता है तो वो किसी और की आवाज़ होती है। तो आपने कितने बार फेस किया? ये फिल्मों में बहुत होता है। शुरुआत में मुझे अजीब लगता था टू बी ऑनेस्ट। फिर मुझे समझ में आया कि सी एट द एंड ऑफ द डे अ फिल्म इज़ नॉट योर्स। मतलब एक स्क्रिप्ट है, कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी लाइन है, तो ये चीज़ दिल पे नहीं लेना चाहिए। बिकॉज हर बार आप कोई गाता है तो यूजुअली इट्स लाइक एन ऑडिशन, राइट? जैसे एक्टर्स ऑडिशन करते हैं, स्क्रीन टेस्ट करते हैं, सो इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्म के काम में होता है फिल्म में क्या जा रहा है। फिर आपकी पॉपुलैरिटी या आपकी आवाज़ या फिर आपका टैलेंट, वो सब बाद में आता है। जो फिट करता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद तो फिर आई रियलाइज़ कि ये बहुत एक नॉर्मल चीज़ है फिल्मों में कि यू नो कि लोगों को ऑडिशन देना पड़ता है गाने के लिए और कभी कभार फिट नहीं होता है एक्टर्स के साथ। तो ऐसा कभी बुरा लगा कि अरे ये मैंने गाया होता तो मेरी आवाज़ थी और रिलीज किसी और? तो एक्चुअली बुरा नहीं लगता है मुझे। आई थिंक मनमा इमोशन जागे से ज़्यादा अच्छा राब्ता था मेरे लिए। I mean, I didn't know this. I know कि रैप कल्चर इंटरनेशनली में होता है, क्योंकि वो बट वो भी एक बहुत हिस्टोरिकली रेलिवेंट चीज़ है। मतलब वो बहुत डीप रूटेड कॉन्वर्सेशन हो जाएगा वो। बट इन ओवरऑल रैप कल्चर में ये होता है कि खुद को रिप्रेजेंट करना, दूसरे को डिस करना, ये इट्स लाइक अ स्पोर्ट ऑलमोस्ट। जैसे आप स्कूल में होता था ना, हम लोग चांट करते थे, लाइक क्या कहते हैं, लाइक ओ भाई हमारे स्कूल में तो बहुत अजीब टाइप के वो थे। तो शेयर कर सकते हैं आप। भैया फुचका वाला होए, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। कौन जीता होए, ऐसा होता है ना, ऐसे रैंडम स्लोगन्स या चांट्स जैसे बोलते हैं। सो आई थिंक मतलब मेंटालिटी वही है कि आप बेसिकली खुद के लोगों को बकअप करो। बिकॉज रैप कल्चर में ये भी होता है कि देर आर लाइक कम्युनिटीज़, जैसे गली गैंग इज़ अ कम्युनिटी इन इंडिया। तो ऐसे वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट में बहुत झगड़ा होता है, अब्रॉड यूएस में। तो ये मुझे पता है, बट आई थिंक वही मेरा पॉइंट यही है कि डिस करने का कल्चर जो है उसका एक रेलेवेंस है, और अगर आपको डिस करना भी है तो रेलेवेंस के साथ कीजिए। बट मैं नहीं कर सकती वो।
नहीं, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, क्यों किसी को डिस करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने भी पुचका का नाम लिया, यू आर अ फूडी, ये मैंने सुना, तो दिख नहीं रहा। ऐसा मेंटेन कैसे किया आपने? कहाँ, ये तो है ना सब। कहाँ है? मतलब क्या ऐसे, मतलब ऐसा फेवरेट फूड आपका मुंबई, कोलकाता या चेन्नई का कुछ ऐसा है? मुझे ऑनेस्टली मैं बहुत इजी टू प्लीज़ हूँ खाने के मामले में, क्योंकि मुझे बहुत सिंपल खाना भी बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली बहुत सिंपल खाना ही बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मुझे दाल चावल दे दो मैं खुश हो जाऊँगी, मैं वैसी हूँ। तो हर तरीके का खाना मुझे बहुत पसंद है ऑनेस्टली। कोई आई मीन ऑफ कोर्स मैं कलकत्ता में बड़ी हुई हूँ तो बंगाली खाना पसंद तो है ही, और मेरे रिलेटिव्स भी मुझे ऐसे ही टीज़ करते हैं कि इसको तो दाल चावल दे दो वही खा लेगी, उसका कोई टेंशन ही नहीं है। बस खाना बनाने आता है? बिल्कुल आता है, दाल चावल तो बनाना आता है। नहीं, मैंने बहुत, अभी लॉकडाउन में सब शेफ बन गए थे ना, तो मैं भी बन गई थी थोड़ी बहुत। ऐसा डिश जो आपका फेवरेट है, जिसकी रेसिपी आपने खुद बनाई हो, ऐसे कुछ है? खुद के इन्वेंटेड डिश है एक्चुअली मेरे पास। बताओ। कैसे बताऊँ मैं? अरे बताओ, हम भी कभी ट्राई करेंगे। ऐसे इंटरव्यू आपको ऐसे इतना जल्दी से बता देंगे क्या इन्वेंशंस? वो सिर्फ पर्सनल लोगों को बताना पड़ता है। ये गलत बात है। या तो खिला के बताना पड़ता है। तो फिर कब आना है? मेरी मम्मी ने एक चीज़ मुझे बताया था, उनके बचपन में मेरे नाना जी एक डिश बनाते थे, वो बेसिकली था, मतलब उसका रीज़न था कि जो बचा हुआ खाना है उसको खाने का। तो वो क्या करते थे, वो सब्ज़ी दाल चावल सब मिक्स करके उसमें चुड़मुड़ वुड़मुड़ डाल के बोलते थे ये ओला ओला है। उन्होंने ये इन्वेंट किया था, मेरे नाना जी, और ही यूज्ड टू कॉल इट ओला ओला। तो वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। तो मैं भी, और मेरे घर में डायनामिक ये है कि जैसे बताया मम्मी पापा बोथ वर्किंग एंड ओनली चाइल्ड, तो जब मैं स्कूल से वापस आ जाती थी और कभी कभार होता था दे वुड कम मच लेटर, तो मैं भी, और तो मैं मुझे एक फैसिनेशन था कुकिंग में, और कोई आइडिया नहीं था कि कैसे बनाते हैं। तो मैं रैंडम चीज़ें लेके खुद के मेरे दिमाग में ये फिलॉसफी था अभी किसी भी चीज़ में आप चीज़ डाल दो तो बहुत टेस्टी हो जाता है। तो मैं चावल में चीज़ डाल के, सब्ज़ी डाल के, जो मिलेगा मतलब खुद के टेस्ट के हिसाब से डाल के बनाती थी। नहीं मतलब सोच समझ के, बट लॉजिक ये था कि चीज़ डालने से बहुत बेक्ड डिश, एक कुछ रिजॉर्टो टाइप का, मेरे मुंह में पानी आ रहा है बोल कर। बट ये मेरे छोटे छोटे इन्वेंशंस हैं। अगर मुंबई की कोई डिश जो आपकी फेवरेट है, ऐसा कोई लोकेशन है जहाँ पे आप जाते हो और जैसा मूड हो गया मुझे यही खाना है, तो ऐसे जाते हो आप रेंडमली? सोच रही हूँ, लाइक आई हैव टू नेम रेस्टोरेंट्स और डिशेस। जैसे स्ट्रीट फूड हो गया, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी, जैसे आप जहाँ पे भी अवेलेबल है, एक मन हो गया मुझे आज यही खाना है। ऐसा कुछ बॉम्बे वाला स्पेशल नहीं है, जैसे कभी कभार हम लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पे डोसा मिलता है बहुत अच्छा। आई थिंक बॉम्बे का कल्चर ये है कि कोई स्पेसिफिक कुजीन नहीं है, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। पिज़्ज़ा चाहिए मिल जाएगा, आपको सुशी चाहिए मिल जाएगा, वड़ा पाव तो मिलेगा ही। और हाँ हाँ ओके ठीक है, ये तो हमारा फूड वाला हो गया। एक्चुअली ज़्यादा बंगाली खाने खाती हूँ मैं यहाँ पे, वाह। एक्चुअली बिकॉज दूसरे लोगों को भी पसंद है ना, तो वो बोलेंगे हैंगलाज ये वो, मतलब जो बिरयानी कैलकटा वाला जो स्टाइल बिरयानी है। तो आई थिंक कोई स्पेसिफिक कुजीन नहीं। यहाँ पे जो कोई रेस्टोरेंट है जो कि बंगाली डिश के लिए बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक सब ओवररेटेड है। ऑलराइट, मेरे घर आओ। आई एक्चुअली फील जेन्युइनली कि घर का खाना से ज़्यादा अच्छा कोई टेस्टी कोई भी नहीं बनाता है। वो तो बात सही है, मतलब घर का खाना होता है, कितना भी ट्राई कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में एक बहुत अच्छा कुक है और उनको हम यूट्यूब, और वो बहुत मॉडर्न भी है, तो वो बोलता है मुझे यूट्यूब लिंक भेजो मैं बना दूंगा। तो हम लोग यही करते हैं। ये सही है। ओके निकिता, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट आपने जब से करियर स्टार्ट किया है तो सक्सेसफुल हमेशा रहे हो, कभी डाउनफॉल देखा? मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ डाउनफॉल रियली, क्योंकि
सिंगर के जर्नी में बहुत इनकन्सिस्टेंसी तो रहता ही है। मुझे लगता है 2-3 दिन भी मेरा कोई काम ना हो तो मैं पागल हो जाती हूँ। तो आई फील कि आप खुद को अगर बिज़ी रखो तो मतलब ऊबड़ खाबड़ तो होता ही रहता है लाइफ में। इट्स हाउ यू परसीव, मतलब आप ऑफ टाइम में मज़े भी कर सकते हो, अपसेट भी हो सकते हो। तो वो दिमाग का स्टेट ऑफ माइंड वाली चीज़ है, मुझे लगता है। ओके, ठीक है, लाइक करते हैं इसको। फ्री टाइम में आप क्या करते हो, लाइक व्हेनेवर यू फ्री? कभी कभार लाइक बैडी खेलती हूँ, अलग अलग लाइक फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, अपने कुत्तों के साथ हैंग आउट करती हूँ। एक्चुअली वो बीच बीच में जो गैप करता है वो नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिलता है। तो कभी डिपेंड्स, कभी कभार कुछ करने का मन नहीं करता है तो बट हमारे लाइफ इकोसिस्टम में ऐसा ही है कि सारे दोस्त पहुँच ही जाते हैं घर, अगर आपने बुलाया या ना बुलाया। निकिता, आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया और अभी आप खुद को यहाँ देख रहे हो, और ऐसा कुछ सोचा है कि मुझे इस पर्सन के साथ कोलैबोरेशन करना है फ्यूचर में? कोई है ऐसा कोई पर्सन? बहुत सारे लोग हैं ऐसे, एक नाम तो दिमाग में ही नहीं आ रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों के साथ फर्स्टली सो ग्रेटफुल कि इतने सारे अमेजिंग आर्टिस्ट के साथ ऑलरेडी कोलैबोरेट कर चुकी हूँ मैं। और ऑफ कोर्स बकेट लिस्ट तो है ही, वो मैं शेयर ना करके कोलैबोरेट करके ही दिखा देती हूँ। ये बहुत अच्छा था। मतलब अच्छा कवर अप कर लिया। कवर अप नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली लिस्ट हो जाता है ना वो, फिर लिस्ट में एक नाम बोलने से दूसरा नाम मिस आउट होने से मुझे, आपको बुरा नहीं लगेगा, मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, लास्टली मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर कोई पर्सन सिंगर बनना चाहता है या आपके जैसा बनना चाहते, क्योंकि आपके आवाज़, कोई प्लीज़ मेरे जैसे मत बनो और खुद के जैसे बनो। क्यों? क्योंकि सबको खुद के जैसे बनना चाहिए ना। नहीं मतलब सब तो अडॉप्ट करते हैं ना कि हाँ मुझे यो हनी सिंह बनना, मुझे बादशाह बनना, ये सारी चीज़ें नहीं, ये गलत है। जो आपको, आप जो हो वो बनो और वो अपनाओ और उस चीज़ को डेवलप करो, वही एडवाइस है मुझे। बहुत अच्छा आंसर था। लास्टली कुछ बड़ा कोलैबोरेशन जो अभी आने वाला है आपके इस 2024 में? हाँ, अभी तो बहुत सारे, अभी बहुत सारे गाने निकले हैं। एक बादशाह के साथ मडगांव एक्सप्रेस में एक गाना निकला है। अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म निकलने वाला है, गाना तो निकल गया, मस्त मलम झूम। तो ऐसे इनफैक्ट विशाल मिश्रा से अभी गाड़ी टू गाड़ी क्रॉस करते हुए हम लोग आपके पास आए, तो ऑलमोस्ट ठोक दिए उनको। नहीं, बट जेन्युइनली बहुत सारे गाने हैं पाइपलाइन में जिसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ पता नहीं। फिल्म के गाने भी है, नॉन फिल्म भी है। इनफैक्ट एक बहुत फेमस यूट्यूबर के साथ मैंने गाना किया है, जो फीमेल यूट्यूबर, इतना बोलती हूँ मैं, थोड़ा सस्पेंस। तो उनके साथ तो नहीं। प्राजक्ता और मैंने बहुत काम किया है साथ में। मिसमैच में एक्चुअली शी हैज़ बीन एक्टिंग इन दैट शो, और मैंने पहले सीज़न में एक बहुत फेमस गाना गाया ऐसे क्यों, और उसके अलावा एक गाना मैंने कंपोज भी किया है उस शो पे। तो प्राजक्ता और मैंने एक्चुअली बहुत काम किया है साथ में, बट एज अ सिंगर एंड एक्टर। और बट दिस इज़ अनदर फीमेल यूट्यूबर म्यूजिशियन, और शी इज़ ऑल्सो ड्रॉपिंग एन एल्बम। तो उनके साथ एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बारे में। कब रिलीज़ हो रहा है कोई आइडिया नहीं, इसलिए मैं उससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी। ओके, थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू।